हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको प्रकाश की परावर्तन, ठीक है, लेसन 1 जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आप सबको रूबरू कराएंगे। आपके चार आंसर्स दिए हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने नंबर का सही किया। और अगली वीडियो जब मैं लाऊंगा, अगला वीडियो, उसमें आपका मैं नाम लूँगा कि आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए हार जाऊँ ये मुझे नहीं आता। तो आइए दोस्तों, हम आपको उन सब क्वेश्चनों से रूबरू कराते हैं। आप लोग कमेंट के जरिए आंसर बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा है पारभासी पदार्थ और डी है बटर पेपर। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर बताएं। और देखिए, चलिए हम आप लोग को इसके राइट आंसर बता रहे हैं, मिलाएंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पारदर्शी पदार्थ, है ना। प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। तो पहले का राइट आंसर होगा। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में है सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कहता है आपका 2 नंबर कि परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, बी है आपतित किरण और दर्पण की सतह खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, सी है परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण और डी है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो आप लोग कमेंट में बताएं, 2 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, परावर्तन कोण पूछा है तो इसका राइट आंसर आपका घ होगा, ठीक है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो जिनका भी कमेंट में घ है सही है, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 3 है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। बहुत मस्त प्रश्न है, VVI है। पहला है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इन सभी दर्पणों द्वारा। तो इसका देखिए आप लोग को राइट आंसर बता रहे हैं, आप लोग कमेंट में मिलाएंगे। इसका राइट आंसर आपका ख होगा, अवतल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में, है ना। इसलिए ख जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में सही है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण और डी है तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट में ऐसा बताएं। चलिए हम बताते हैं बिना टाइम लिए हुए, इसका राइट आंसर आपका घ होगा, है ना। तीनों प्रकार के दर्पण में, समतल में भी बन जाता है आभासी, अवतल में भी और उत्तल में भी, इसलिए आपके लिए घ राइट आंसर होगा। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में घ है सही है। 5 नंबर देखिए प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए। 5 नंबर का है ना ऑप्शन, देखिए पहला है आपका समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल और अवतल दोनों प्रकार के, और घ में है उत्तल दर्पण से। तो आप लोग बताएं आभासी प्रतिबिंब, तो इसका राइट आंसर आपका घ होगा, उत्तल दर्पण में सिर्फ प्राप्त होता है। बिल्कुल राइट आंसर घ होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए आपका। सभी लोग जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। हमें समांतर किरण पुंज प्राप्त करना है, तो किससे मिल सकती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका देखिए अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। समांतर किरण पुंज किस में मिल सकता है? अवतल दर्पण में। आपका क सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, आप लोग जिन फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, यानी कि एफ पर प्रतिबिंब बनाना है। कहाँ पे होगा? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर और डी है अनंत पर। तो देखिए 7 का हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं, मिलाएंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर 7 का होगा घ, अनंत पर। जिनका भी कमेंट में घ है सही है, यानी अनंत पर रहेगा तो आपको फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। सभी लोग, है ना, आप लोग अंत तक देखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मिलाएंगे। आपका इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं,
इसका बिल्कुल राइट आंसर ख होगा, आधी होती है। ठीक है, 8 का ख सही है, आधी होती है। जिनका भी कमेंट में ख है एकदम सही। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, डी है आभासी और छोटा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए आप लोग का कमेंट आना शुरू हो गया, मिलाएंगे। इसका राइट आंसर आपका ग होगा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब पी और एफ के बीच में वस्तु को रखिएगा अवतल दर्पण में। तो ठीक है, याद रखिएगा, ग सही है। 10 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और घ में है दर्पण और के ध्रुव और फोकस के बीच। तो 10 का देखिए बिल्कुल आपको राइट आंसर हम बता रहे हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ना आभासी प्रतिबिंब और सीधा और आवर्धित का मतलब होता है बड़ा भी चाहिए। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, अभी बताएं कि पी और एफ के बीच में अगर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है ना आवर्धित होता है, बड़ा प्राप्त होता है। 10 का घ जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में आ रहा है सही जवाब है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सारे प्रश्न आपके ना बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर है, मोटरगाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक पतला लेंस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलाएंगे। इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं, मोटरगाड़ी के चालक जो होता है उसके सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, 11 का ख बिल्कुल सही है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ख है बिल्कुल सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, डी है वास्तविक और सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा जो है आपका देखिए कमेंट आना शुरू है, मिलाएंगे आप लोग आंसर, वो काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। बिल्कुल आपका ख सही है, काल्पनिक और सीधा। जिनका भी कमेंट में ख है एकदम सही जवाब। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी, उल्टा भी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल राइट आंसर हम बता रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा सीधा होता है। 13 का जिनका भी कमेंट में है एकदम बिल्कुल सही जवाब। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो वह दर्पण क्या है, समतल दर्पण है, उत्तल है, समतल अथवा उत्तल या अवतल। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर हम आपको बताते हैं, वो सीधा प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है तो वो हमेशा ही या तो समतल होगा या उत्तल। ठीक है, इसमें ग सही जवाब होगा। जिनका भी कमेंट में ग है एकदम सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न देखिए, संबंध लिखा है F बराबर R/2। ये जो है सत्य है किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों के लिए, और डी है ना तो उत्तल दर्पण और ना ही अवतल दर्पण। तो देखो मेरे प्यारे इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं, है ना। F बराबर R/2 जो है उत्तल में भी सही होता है अवतल में भी सही होता है, इसलिए आपका ग सही है। और जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ग है एकदम सही है। आगे देखिए इसके बाद हम आपको कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन दिखाते हैं ना, यहाँ से थोड़ा कुछ और अलग लाए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अब फिर से आप लोग 1 से जवाब देंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन होता है विसरित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में, नियमित और विसरित दोनों में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में हमें जल्दी से बताएं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। ठीक है, चलिए आइए हम आपको इसके राइट आंसर से रूबरू कराते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा नियमित परावर्तन। जिनका भी कमेंट में नियमित परावर्तन है सही है। ठीक है, 2 नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का वक्रता केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र होगा, फोकस केंद्र या ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये गोलीय दर्पण इस तरह का होता है ना, तो इसके परावर्तक सतह का केंद्र जो होगा ना यहाँ का,
उसे हम क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं, इसलिए इसका ग राइट आंसर है। दू का ग जिनका भी कमेंट में है एकदम सही जवाब है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब फोकस तल पर होता है, अत्यधिक छोटे आकार का होता है, फोकस तल पर होता है और अत्यधिक बड़े आकार का होता है, आगे वक्रता तल पर होता है और अत्यधिक छोटे आकार का होता है, डी है वक्रता तल पर होता है और अत्यधिक बड़े आकार का होता है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर तो प्रतिबिंब बनता है, आपका ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, और साथ ही साथ छोटा भी होता है, इसलिए आपका 3 में क सही है। जिनका भी कमेंट में क है एकदम सही है। ओके, चलिए नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब छोटे आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, वक्रता केंद्र पर होती है, फोकस के अंदर होती है। तो 4 का देखिए जवाब आपका हम राइट आंसर बताते हैं, वक्रता केंद्र के परे होती है, यानी वक्रता केंद्र से दूर होती है। ग आपका एकदम सही होगा, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वक्रता केंद्र से दूर, जैसे सी हो गया, इधर रखिए, सी और एफ के बीच अनंत पर रखिए, छोटा प्रतिबिंब होगा, इसलिए आपका 4 का ग सही है। ओके, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपका। 5 है आपका कि जब वस्तु फोकस पर होती है तो अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर होता है और अत्यधिक बड़े आकार का होता है, अनंत पर होता है और अत्यधिक छोटे आकार का होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है और अत्यधिक बड़े आकार का होता है। आगे ऑप्शन है घ में कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है और अत्यधिक छोटे आकार का होता है। तो 5 का देखिए आपको जवाब बताना है। चलिए हम आपके इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर 5 का जो होगा ना, क होगा, अनंत पर होता है और अत्यधिक बड़े आकार का होता है। फोकस पर जब भी होगा तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, और वह बड़े आकार का था। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में क है सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, वास्तविक और हार्सित, काल्पनिक और हार्सित, हार्सित का मतलब होता है छोटा, वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, काल्पनिक और आवर्धित। तो 6 का देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा, बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और आवर्धित होता है। 6 का ग एकदम सही है। जिनका भी कमेंट में ग है ना, सही है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी गई है तो बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक हार्सित, आभासी और हार्सित, वास्तविक और आवर्धित, डी है आभासी और आवर्धित। तो आप लोग फटाफट कमेंट के जरिए बताएं। चलिए हम आपको इसके राइट आंसर, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई है, वस्तु रखी गई है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा ना, वो आभासी और आवर्धित होगा। आभासी भी होगा, देख लीजिए अवतल दर्पण है, ये इसका आपका ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस हो गया। यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी हो तो इसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है और आवर्धित यानी कि बड़ा पीछे की ओर। तो 7 का घ एकदम सही है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और आवर्धित, है ना, और दूसरा है काल्पनिक और हार्सित। तो देखिए आवर्धित नहीं बनता है कभी भी, उत्तल दर्पण में आवर्धित नहीं बनता है, मतलब बड़ा नहीं बनता है, छोटा ही बनता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है गाड़ी के साइड मिरर में होता है। तो इस प्रश्न में आपका ख जो है एकदम बिल्कुल सही है, और जिन भी साथियों का कमेंट में ख है एकदम सही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 ऑप्शंस यहाँ भी थे उसके 8 का, लेकिन मैंने वहीं पे बता दिया। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको फोकस दूरी इसमें से चूज करके बताना है। चलिए आइए हम इस प्रश्न का राइट आंसर देते हैं। फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, तो फोकस एफ होता है जिसके लिए सूत्र होता है r/2। तो r कितना है आपका 50 और /2, तो 50/2 कटा देंगे तो कितना मिलेगा 25, और 25 आपका राइट आंसर होगा। 9 का जिन भी साथियों का, जिन भी स्टूडेंटों का कमेंट में है सही है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा लिखा है लेकिन ध्यान से देखिएगा। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है या एक बिंदु से अपसरित होती है, प्रतीत होती है। इस बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आप लोग बताइए। गोलीय दर्पण, देखो इसको हम फिगर से बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए गोलीय दर्पण का एक दर्पण उत्तल है,
ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। वही बोला है गोली पे, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण चली और मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसरित होती है, तो ये मुख्य बिंदु पर एक बिंदु पर देखिए यहाँ पे अपसरित हो रही है, ठीक है। तो ये जो बिंदु पर अपसरित हुई वो क्या कहलाता है आपका, ये आपका फोकस कहलाता है, और ये जो है ध्रुव है। तो यह जहां से गुजर रही है इसको क्या कहते हैं, फोकस। तो इसलिए 10 का ग सही है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ग है एकदम बिल्कुल सही जवाब है, 10 का ग, ठीक है। आगे देखिए 11 कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 2 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तब प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा 0.5 cm, 1 cm और आगे है 1.5 cm और घ में है 2 cm। बताएं आप लोग क्या होगा 11 में। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 2 सेंटीमीटर आकार का वस्तु रखे, दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा है कि ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत 2 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से वस्तु की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ तक होता है, वस्तु यहाँ पे यानी कि रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से, तो अगर ये वस्तु दूरी 2 है तो आप लोग ने पढ़ा है कि जब वस्तु को सी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी ए पर बनता है, यानी ये 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार भी 2 cm होगा। बिल्कुल आपका घ सही है। और 11 का घ जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में है एकदम सही जवाब है, ओके। 12 देखिए, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी, दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी, पूर्व पथ से लौट जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए आइए हम इसको राइट आंसर बताते हैं। गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ठीक है, उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो मान लीजिए ये सी वक्रता केंद्र है, इससे कोई प्रकाश जाती है तो वैसे ही वापस लौटती है। आप लोग को ये मालूम बात है, अगर ऐसे गया तो ऐसे ही वापस भी आएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इसलिए आपका ग राइट आंसर होगा, ग। तो जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ग है एकदम सही है, ओके। चलिए अब क्वेश्चंस नहीं है, हमने टोटल आपके कुल क्वेश्चन जो है, टोटल प्रश्न 15 उधर और 12 यानी कि 27 प्रश्न आपको कराया इस वीडियो में। आपके कितने सही हैं कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे कि आपने कितने सही है। और अब मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ओके। आप लोग लाइक करें। और पहली बार ऑनलाइन मस्त क्लासेज, ऑनलाइन मस्त क्लासेस पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, साथियों और फ्रेंड्सों में शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। 27 में आपके कितने सही हैं कमेंट में बताएंगे ताकि हम आपको अगले वीडियो में आपका नाम लिख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।